Hello everyone, my name is Vanisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel. In this video we will talk about GST. GST क्या है? लास्ट 5 सालों में ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? क्या इसमें न्यू चेंजेस आए हैं? क्या नई रीसेंट अपडेट्स आई हैं और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इसमें किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। प्लस अगर आप अमेज़न सीखना चाहते हो, उसकी ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हो, जैसे कि बेसिक अमेज़न टू एडवांस अमेज़न, PPC, FBA और अदर चीज़ें, तो आप हमारे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको www.ecommerceguru.com पे जाके कोर्सेज में एनरोल करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is GST? GST is known as the Goods and Services Tax. ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिशन टैक्स जिसको हम वैट भी कहते हैं, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 में पास हुआ था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। ऑल्सो goods and service is tax is levied on the supply of the goods and the goods and services पे ये लगता है। goods and services tax law in India has a very multi-stage destination based tax and वैल्यू एडिशन टैक्स। इसको मैं आपको इजीली समझाती हूँ कि मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और वैल्यू एडिशन क्या होता है। ये बेसिकली एक तरीके का सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स होता है फॉर द एंटायर कंट्री। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स क्या होता है? बेसिकली इसमें ये होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अंटिल द फाइनल स्टेज ऑफ द टू द कंज्यूमर। मतलब द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लिव्ड ऑन द each of the stages making it the multi stage। मतलब द गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपकी हर स्टेज पर लगेगा, चाहे वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरर्स हो, वेयर हाउसिंग ऑफ फिनिशिंग गुड्स हो, सेलिंग टू होल सेलर्स हो, सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स हो या सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर्स हो। दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज टैक्स। मतलब आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप आप रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हो या फिर सेलिंग टू द एंड कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हो, तो आपके ये हर स्टेज पे लगेगा। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। सो बेसिकली कंसीडर्ड इट लेट्स कंसीडर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द दिल्ली, ठीक है, एंड सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर इन द मुंबई और महाराष्ट्र, ठीक है। Since the goods and service tax is levied at the point of the consumption, जो consumption है, ठीक है, the entire tax revenue will go to the मुंबई, महाराष्ट्र, नॉट दिल्ली। जो पूरा जो टैक्स रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा? वो महाराष्ट्र में जाएगा, वो दिल्ली में नहीं होगा। सो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब बात करते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स की। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कुकीज का, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि कुकीज़ बनाता है, तो जब वो शुगर और फ्लोर और अदर मटेरियल उसमें ऐड करता है, देन द वैल्यू ऑफ द इनपुट्स इंक्रीजेस व्हेन द शुगर एंड द आटा और द फ्लोर आर मिक्स्ड एंड द baked into the cookies, right? And the manufacturer then sell these cookies to the warehousing agent। then वो जो कुकीज़ है वो वेयर हाउसिंग एजेंट को सेल करता है, एंड जो वो एजेंट है, वो वेयर हाउसिंग एजेंट है, वो उस कुकीज़ को लार्ज क्वांटिटीज़ में कार्टून्स और लेबल्स करता है उसमें,
Then this is the another addition of value to the to the cookies. After this, the warehousing agent sell these cookies or the cartoons to the retailer. वो retailer को sell कर देगा. देन जो रिटेलर है, ठीक है, ये अभी दो स्टेजेस आ गए, इसमें हर जगह में वैल्यू ऐड हो रहा है. जब वो चीजें खरीद रहा है, जब वो उसको वेयर हाउसिंग एजेंट को उसने सेल किया है, देन वेयर हाउसिंग एजेंट ने उसे लार्ज कार्टून्स में डाल के उसे रिटेलर को सेल किया. अब जो रिटेलर है वो क्या करेगा, वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में इन्वेस्ट करके मार्केट में जो कुकीज है वो सेल कर देगा, और इससे उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. Then we can say that GST is lived on these value addition. That is the monetary value added to each stage to achieve the final sale to the end consumer. So उसमें उसकी value add होती जा रही है. So now I hope you know what is the difference between the multi-stage and the value addition and the destination based taxes. अब बात करते हैं the journey of GST India. इंडिया में GST की किस तरीके से जर्नी रही, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ. सो बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट होती है 2000 से, व्हेन अ कमिटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट अ लॉ. और इसमें 17 साल लगे इसको फॉर्म करने में, और इवॉल्व होने में. और 2017 में जीएसटी बिल पास हुआ लोकसभा में एंड राज्यसभा में. एंड जुलाई 2017 में, जुलाई 2017 में ये जो है ये आता है एग्जिस्टेंस में. ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये इस तरीके से बताया है हमने. पूरा एक मैंने ये एक वेबसाइट से लिया था डेटा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसमें. 2000 में किस तरीके से आया, देन 2004 में क्या हुआ, 2006 में, देन 11, फिर 10 में भी कुछ बताया गया है. ये पूरी उसकी जर्नी रही है. देन 2017 में, 1 जुलाई 2017 को इससे एक्चुअली में लॉन्च किया गया. सो ये पूरा डेटा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अब बात करते हैं मेजर फीचर्स की ऑफ जीएसटी के बारे में. सो नंबर 1 इज द to achieve the ideology of one nation and one tax, one nation and one tax. So basically इसका इसका मेन पर्पस था कि पूरे नेशन को वन नेशन वन टैक्स बनाया जाए. Basically GST has replaced the multiple indirect taxes. Previously जो GST से पहले जो indirect taxes लगते थे, मेन पर्पस था कि वो उसको हटाया जाए, सो दैट कि कि वन सिंगल टैक्स का जो बेनिफिट है वो मिल पाए, एडवांटेज मिल पाए पूरे नेशन को फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विस. एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजियर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडिंग द रेट्स एंड द पॉलिसी. कॉमन लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस, जैसे कि ई वे बिल हो गया फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्ट, एंड ई इनवॉइसिंग हो गया फॉर द ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एक्सेट्रा. ऑल्सो टैक्स compliances are also better as the taxpayer are not blocked down with the multiple return forms and the deadlines. So basically overall अगर मैं कहूँ, it is a unified system of all the indirect taxes compliances. नंबर 2, टू एलिमिनेटिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ताकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स को हटाया जाए, जो काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, टैक्स ऑन टैक्स लोगों को देने पड़ जाते थे चीजों के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर, उस चीज को हटाया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए. ये एक मेन पर्पस था. नंबर 3 इज ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो पहले क्या होता था, बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स होते हैं थे, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता था डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज के अंदर, उन्हें ईच टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग. इवन व्हेन दे आर फाइलिंग दी टैक्स रिटर्न, तभी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था. नाउ व्हाइल रिटर्निंग द फाइलिंग वाज ऑनलाइन, मोस्ट ऑफ द असेसमेंट एंड रिफंड प्रोसीजर टुक प्लेस ऑफलाइन. ठीक है, नाउ जीएसटी प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑनलाइन. पूरा जो प्रोसीजर है वो एंटायरली ऑनलाइन हो चुका है. एवरीथिंग इज डन विद अ क्लिक ओनली,
फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा। सो ये काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई हैं। इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड सिंप्लीफाइड द टैक्स पेयर कंप्लाइंसेस टू मैसिव एक्सटेंट। अब क्या होता है, एक और ऑनलाइन बिजनेस का मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे अगर आप कोई भी मार्केट प्लेस पर सेल करें तो वहाँ जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप जल्दी से अपना जीएसटी अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे और जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। अब पहले ये चीज़ नहीं होती थी, बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता था, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब इससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो भी काफ़ी ईज़ी हो चुका है। नंबर 4 इज़ टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड द इंक्रीज़ कंजम्पशन। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने पर it also increases in consumption and indirect tax revenues, and due to the cascading effect on taxes under the previous regime, the price of the goods in India were higher than in global market. So definitely ये सच है, जो हमारे इंडिया के जो प्राइसेस थे वो काफी हायर थे एज कम्पेयर टू दी ग्लोबल मार्केट। अब जो जीएसटी आ चुका है, तो having uniform GST rates have contributed to overall competitive pricing across India and on the global front. And this has increased the consumption and led to higher revenues, which has been another important objective which is to achieved. Number 5 is the to subsume a majority of the indirect taxes in India. इसका मतलब ये है कि इंडिया को इंडिया हैड इंडिया पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, which is used to be levied on multiple supply chain stages, जिसको मैंने आपको पहले बताया है, मल्टीपल स्टेजेस चेन। Some taxes were governed by the state and some taxes were governed by the center, and there was no unified and centralized taxes on both and goods and services, जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब जीएसटी के अंदर all the major indirect taxes were subsumed into one, and it has greatly reduced the compliances burden on the taxpayer and ease tax administration for the government. So ये सारे major features हैं और objectives हैं for the GST. Now let's talk about the benefits of the GST. GST के advantages के बारे में बात करते हैं. So basically, GST has mainly removed the cascading effect on the sale of the goods and services. अब ये जानते हैं कि cascading effect होता क्या है. So basically, there is a long list of benefits which are being claimed as a result of the GST law, and one such benefit is the removal of the cascading tax effect. इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक तरीके की सिचुएशन है वेयर इन अ कंज्यूमर हैज टू बेयर द लोड ऑफ द टैक्स ऑन टैक्स एंड inflationary prices as a result of it. मतलब this effect occurs जब when a good is taxed on every stage of production. मतलब ये स्टेज तब आता है जब जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो हर स्टेज पर आपके आपका टैक्स लग रहा है हर स्टेज पे, एंड सच अ गुड इज टैक्स्ड till it is finally sold to the consumer. This means each succeeding transfer of goods is taxed inclusive of the tax charged on the preceding transfer. So one of the benefits is called removing the cascading effect of the taxes. And removal of the cascading effect has impacted the cost of the goods, since GST regime eliminates the tax on tax, the cost of the goods decreases. जब से जीएसटी आया है तब से ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हट गया है, टैक्स ऑन टैक्स हट गया है, बहुत सारी चीज़ों का टैक्स कम हो गया है क्योंकि वो एक ही टैक्स में मिल गया है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है गुड्स की आपकी वो डिक्रीजेज हो गई है. सो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है. प्लस जीएसटी इज मेनली टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन, एंड ऑल द एक्टिविटीज जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गई, application for refund हो गया, response to notice needs to be done online on the GST portal, which accelerates the process.
plus increase efficiency in the logistic, defined treatment for the e-commerce activities, relatively lesser compliances under the GST, simpler online facilities for the GST compliances, composition scheme for the small businesses, regulating the unorganized sectors. So these all are the advantages in the GST. So ये सारे GST के advantages मिलते हैं. Plus GST improved compliances measure. Improving compliances means smoother return filing experience. मतलब जो GST जब return file करते हैं तो वो काफी smooth हो गई है. Segmentation of taxpayer to balance facilitation with the compliances needs. Using nudge to promote the compliances. Enforcement action and the periodical verification to curb fake invoice scam. Balance between the facilitation and enforcement लेड टू इन रेवेन्यू. सो ये सारे काफी आपको इम्प्रूविंग कंप्लाइंसेस भी मिलता है. सो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको साथ में मिल रहे हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं? सो देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर द सिस्टम: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. सीजीएसटी का मतलब होता है it is the tax collected by the central government on an intrastate sale. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है विद इन दी महाराष्ट्र या विद इन दी दिल्ली, ठीक है, तो जो टैक्स है वो जो कलेक्ट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा. ठीक है, इंट्रा स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो इसको हम कहते हैं सीजीएसटी. नंबर 2, एसजीएसटी क्या होता है? GST मतलब it is the tax collected by the state government on an intra-state sale. एग्जाम्पल के तौर पर a transaction happening within the महाराष्ट्र. ठीक है. एंड IGST क्या होता है? It is a tax collected by the central government for an interstate sale. Example, महाराष्ट्र टू तमिलनाडु. सो अगर कोई स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस टैक्स को कलेक्ट करेगी और उसको हम IGST कहेंगे. इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है? CGST इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और एक और टैक्स होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, जिसमें यूनियन टेरिटरी हमारी आ जाती है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि एक डीलर है, अ डीलर इन दिल्ली हैड सोल्ड द गुड्स टू अ डीलर इन यूपी जो कि 50,000 के हैं. देन द टैक्स रेट इज 18% कंप्राइजिंग ऑफ द IGST. आपका जो ये IGST वाला टैक्स है वो उस पे 18% लगा है. ठीक है. In such case, the dealer has to charge the IGST of rupees 9,000 and this revenue will go to the central government. So basically इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए एक डीलर जो है वो दिल्ली से है जो अपनी गुड्स जो सोल्ड करता है यूपी के किसी यूपी में. ठीक है, 50,000 रुपए का, जिसपे 18% का जो टैक्स रेट लगता है IGST का. तो डीलर पे जो चार्ज लगेगा IGST का वो होगा 9,000 और जो रेवेन्यू होगा वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. अब आगे बोलता है द सेम डीलर सेल्स गुड्स टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली वर्थ रुपीज 5,000. ठीक है. अब जो सेम डीलर है वही डीलर जो वो गुड्स को सेल करता है कंज्यूमर को दिल्ली में 50,000 रुपए का. देन द GST रेट ऑन गुड्स इज 12%. तो जो GST रेट है वो 12% है. एंड दिस रेट कंप्राइजेस द CGST एट 6% एंड SGST एट 6%. ठीक है, आप ये समझ रहे हो. इसके ऊपर GST रेट है वो 12% का लग रहा है और इस रेट को कंप्राइज करके जो उसका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 6% है और जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो 6% है. Then the dealer has to collect rupees 6,000 as goods and service tax
and 3000 will go to the central government and 3000 will go to the Delhi government since the sale is within the state. जो उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट में लग रहा है जो उसका 6%, तो जो अगर उसको 6,000 रुपए पे करने हैं तो वो 3,000 उसके पास उसके चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की और अंडर, और जो 3,000 है वो चले जाएंगे उसकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर. सो इस तरीके से पूरा एग्जाम्पल मैंने इजिली समझाया है. Now let's talk about the tax laws before the GST. Tax laws before the GST. In the earlier indirect tax regime, there were many indirect tax levied by both the state and the center. ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले क्या होता था, जो कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, जिसमें से स्टेट्स मेनली कलेक्टेड टैक्स इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स. एवरी स्टेट हैड डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इसमें क्या होता था कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे. हर स्टेट के अपने अपने जो हर स्टेट होता था वो अपने अपने इनडायरेक्ट टैक्स लगा देता था वैट के रूप में, फॉर्म में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, और उसमें वो अपने रेगुलेशन और रूल्स को सेट करता था. And interstate sale of goods was taxed by the center. CST, Central State Tax, was applicable in case of the interstate sale of goods. The indirect taxes such as the entertainment tax, octroi, local tax were levied together by the state and the center. These led to the lot of overlapping of taxes levied by both the states and the center. So जीएसटी आने के पहले जो टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते थे. इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे कि वो ओवरलैपिंग हो जाते थे कि सेंटर अलग टैक्स ले रहा है, स्टेट अलग टैक्स ले रहा है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लोकल टैक्स हो गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के, और स्टेट के ऊपर होता था वो कितना भी टैक्स लगाए. सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की जाती थी पहले. Now let's talk about the list of the indirect taxes in the pre-GST regime. So basically GST से पहले जो indirect taxes लगते थे वो कुछ इस तरीके से थे, जैसे कि हो गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, taxes on advertisement, taxes on the lotteries, betting and gambling and many more. ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने इन सभी अबव टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया. CGST, SGST and IGST have replaced all the above taxes. So अब ये इस तरीके के टैक्स नहीं लगते हैं. ठीक है, वो सब उसी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं आपके. बट देयर आर सर्टेन टैक्सेस एज द GST लीव फॉर द interstate purchase at a concessional rate of 2% by the issue and utilization form C is still prevalent. Still there are some taxes जो 2% के उस पे लगते हैं जो फॉर्म C के उस पर होता है. It applies to certain non-GST goods such as, ये सिर्फ non-GST goods and services टैक्स पे लग जाते हैं, और उनमें से वो कौन कौन से हैं, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गई, कॉमनली नोन एज पेट्रोल जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम क्रूड हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, जो एविएशन उसमें डलता है, एयर जो एयरप्लेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया. इट अप्लाइज टू दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ओनली. सो जो आपका नॉन GST टैक्स हो गया वो इस पे लग जाता है. रीसेल, use in manufacturing on processing, use in certain sectors such as the telecommunication network, mining पे हो गया, generation और the distribution of electricity हो गया, और any other power sector पे ये चीज़ आ जाती है. So GST and its impact on the Indian economy. Now you can see that कि जब से GST आया है, how economy उसका क्या impact पड़ा है Indian economy में. Economic growth started to fall after the center announced the GST rule out in 2017.
एक्चुअली में ये हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी काफ़ी नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद ऊपर भी गई है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी आ गया है, तो यहाँ से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ा सा नीचे जाने लग गई है। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गई थी, अब ये उठना स्टार्ट हुई है। Now let's talk about the what are the new rules which compliances under the GST. किस तरीके के न्यू रूल्स हुए हैं? Apart from the online filling of the GST returns, GST Regmi has introduced several new systems जैसे कि ई-वे बिल्स और ई-इनवॉइसिंग। अब ई-वे बिल्स क्या होता है? So basically GST introduced a centralized system of way bills by introduction of e-way bills. This system was launched on 1st April 2018 for the interstate movement of the goods and on 15 April 2019 for the intrastate movement of goods in the staggered manner. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अंडर द ई वे बिल सिस्टम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ई वे बिल्स को जनरेट कर सकते हैं फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेट्स फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ इट्स ओरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, जब आपका जो गुड्स है वो ओरिजिनल प्लेस से आपके डेस्टिनेशन प्लेस पे जा रहे हो, तो उसमें जो आपके मैन्युफैक्चरर हो गए, ट्रेडर्स हो गया, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, वो ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो टैक्स अथॉरिटीज हैं आर ऑल्सो बेनिफिटेड एज यू नो दिस सिस्टम एज हैज रिड्यूस टाइम एट चेक पोस्ट एंड हेल्प टैक्स रिड्यूस दी टैक्स इन्वेजन। पहले क्या होता था कि बहुत टाइम लग जाते थे इन सब चीज़ों को जनरेट करने में, पर ई वे बिल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे जो टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं, यू नो उनका जो टाइम बच रहा है, क्योंकि वो ईजिली ई वे बिल को जनरेट यू नो उनका जो टाइम बच रहा है चेक पोस्ट पर और टैक्स इन्वेजन पे। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये एक न्यू कंप्लाइंसेस है अंडर द जीएसटी। Number two is the e-invoicing. So basically e-invoicing क्या है? The e-invoicing system was made applicable from 1st October 2020 से ये applicable हुआ है for the businesses with an annual aggregate turnover of more than 500 करोड़। ठीक है, जिनका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा in any preceding financial year of from 2017 and 18. Make sure. Further, from 1st January 2021, this system was extended to those with an annual aggregate turnover of more than 100 crore. So basically, 1st January 2021 से मतलब पिछले साल से ये उन लोगों के ऊपर भी आ गया जिनकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। So these businesses must obtain a unique invoice reference number for every business to business invoice by uploading on GSTIN invoice registration portal. The portal verifies the correctness and genuineness of the invoice. Thereafter, it authorizes using the digital signature along with a QR code. सो जो बिजनेसेस हैं वो इनवॉइस नंबर यू नो जनरेट कर सकते हैं बाय अपलोडिंग देयर जो एक GSTIN इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है उस पर, एंड जो पोर्टल है वो वेरीफाई करेगा उसकी जेन्यूनेस को कि वो ठीक है या नहीं, यू नो और आपका जो इनवॉइस है, एंड उसके बाद इट ऑथराइजेस यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर अलॉन्ग विद द क्यूआर कोड। ठीक है, ऑल्सो ई इनवॉइसिंग अलाउ करता है इंट्रोपरेबिलिटी ऑफ इनवॉइसेस एंड हेल्प करता है आपके जो डेटा एंट्री के जो एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यू नो इट इज़ डिज़ाइन टू पास द इनवॉइस इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द IRP टू द GST पोर्टल एंड जो द ई-वे बिल पोर्टल। ठीक है, it will therefore eliminate the requirement for the manual data entry while filling the GSTR1, and it also helps in the generation of e-way bills too. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी सोशल मीडिया चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो ई कॉमर्स ग्रुप।